मदनपुर एक छोटा सा गांव था, शांत, मिलनसार और खुश मिजाज लोगों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव की एक ही बड़ी समस्या थी, खेती योग्य जमीन का अभाव। गांव समंदर के बेहद पास था और नमकीन पानी जमीन में घुसकर उसे पूरी तरह बंजर बना देता था। इसी वजह से मदनपुर के किसान रोज रोज पास के रामपुर गांव में मजदूरी करने जाते थे। उस दिन भी दो किसान, हरी और मोहन, रामपुर की ओर निकले थे। खेत में पहुंचकर जैसे ही काम शुरू किया, रामपुर के बड़े जमींदार सेठ रामलाल चलते चलते वहीं आ पहुंचे। अरे ओ किसानों, हर रोज मेरे गांव में काम करने आ जाते हो, क्यों रे? अपने गांव में ही क्यों नहीं खेती कर लेते? सेठ जी, हमारी जमीन समंदर के बिल्कुल पास है। उसमें सारा खारा पानी घुस जाता है। वहाँ कोई धान कुछ भी नहीं उगता। इसी वजह से तो हम रोज आपके गांव आते हैं, वरना मन तो हमारा अपने गांव में रहने का ही करता है। यहाँ आकर भी हमें कुछ खास मुनाफा नहीं होता। पर करें भी तो क्या, गांव में कोई और काम भी नहीं है। अरे भाई, क्यों ना तुम लोग कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करो, खेती नहीं तो कुछ और सही। सेठ जी, यहाँ तो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। धंधा कहाँ से शुरू करें? पूंजी कहाँ है? सेठ बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गए और दोनों किसान फिर से काम पर लग गए। उधर मदनपुर में एक और किसान रहता था, भोला राम, जिसे सब भोलू कहते थे। वह भी किसान कहलाता था, पर असल में उसके पास न जमीन थी न खेती, बस नाम मात्र का किसान। उस दिन भोलू अपने मित्र रघु के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा आसमान ताक रहा था। यार रघु, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? अपने गांव में कुछ होना चाहिए। तो करें भी क्या भाई, ना हमारे पास जमीन है ना पैसे। धंधा शुरू करने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बैठे रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। उसी समय सड़क पर एक ऑटो रिक्शा धड़धड़ाते हुए आया। उसमें एक आदमी चिल्ला रहा था, आओ आओ, गरम गरम समोसे, रामपुर के मशहूर समोसे, खाकर देखो, मजा आ जाएगा। चल रघु, रामपुर के समोसे का बहुत नाम सुना है, आज खाकर देखते हैं। दोनों दौड़कर ऑटो के पास पहुंचे। भाई 2 प्लेट समोसे देना, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। दोनों ने समोसे खाए और भोलू तो जैसे हैरान ही रह गया। अरे वाह, इतने बढ़िया, इतने चटपटे, क्या स्वाद है भाई। भोलू ने अपनी माँ के लिए एक प्लेट पैक करवाई और खुशी खुशी घर लेकर आया। घर पहुँचते ही बोला, माँ ये लो, रामपुर के मशहूर समोसे, जल्दी खा लो, गरम है। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? कह देता तो मैं घर पर ही बना देती समोसे। सच में माँ, तुम्हें समोसे बनाना आता है? हाँ बेटा, तेरे दादाजी का पहले समोसे का ठेला था, मैं रोज देखा करती थी, तभी बनाना सीख लिया था। भोलू के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। माँ, क्यों ना हम फिर से अपना समोसे का ठेला शुरू करें? पर बेटा, उसके लिए पैसे कहाँ हैं? ठेला, बर्तन, सामान सब चाहिए। उसकी चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। बस इस बार कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। इसी पल भोलू ने मन ही मन ठान लिया, इस बार मदनपुर में कुछ बदल कर ही रहेगा। अगली सुबह भोलू जल्दी उठ गया। रात भर नींद नहीं आई थी। मन में बस एक ही बात घूम रही थी। वह सीधे गांव के सेठ शंकरलाल के घर जा पहुंचा। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। पैसे दे दूंगा भोला राम, पर बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। भोलू सोच में पड़ गया, मेरे पास गिरवी रखने लायक है ही क्या? अचानक उसे याद आया, उसका घर, एकमात्र अपनी चीज। सेठ जी, मैं अपना घर गिरवी रख देता हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना, समय पर पैसे नहीं दिए तो घर मेरा। ठीक है सेठ जी, मैं लौटाऊंगा। सेठ ने उसे पैसे दिए और भोलू खुशी खुशी बाजार चला गया।
ठेला, बर्तन, मसाले, आलू, जो जो चाहिए था सब खरीद लिया। घर पहुंचकर वह उत्साह से चिल्लाया, माँ, देखो सारा सामान ले आया हूँ। चलो आज से समोसे बनाना शुरू करते हैं। पर कोई आवाज नहीं आई। भोलू अंदर भागा तो माँ बिस्तर पर लेटी थी। माँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? बेटा, सुबह से अच्छा नहीं लग रहा, जरा डॉक्टर को बुला ला। भोलू तुरंत डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा, भोलाराम, तुम्हारी माँ की उम्र हो चुकी है। अब इन्हें चलने फिरने, काम करने में दिक्कत होगी। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कोई मेहनत का काम मत कराना। ये सुनकर भोलू की दुनिया जैसे रुक गई। अब समोसे कौन बनाएगा? मैंने घर गिरवी रख दिया। अब क्या होगा? माँ ने उसके चेहरे की बेचैनी देख ली। बेटा, समोसों का ख्याल छोड़ दे। मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकती। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भाई, अब क्या करूं? घर गिरवी रख दिया है। अगर समोसे नहीं बेचे तो कर्ज कैसे चुकाऊं? टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। अचानक रघु के दिमाग में एक विचार चमका। भाई, क्यों ना हम उस रामपुर वाले समोसा वाले से बनाना सीख लें? पर क्या वो हमें सिखाएगा? एक बार पूछकर तो देखते हैं। दोनों समोसे वाले के पास पहुंचे। भाई, एक काम था, क्या आप हमें समोसे बनाना सिखा सकते हो? अरे भाई, अगर मैं तुम्हें सिखा दूंगा तो तुम मेरा धंधा बंद कर दोगे। ये नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो घर भी सेठ को देना पड़ेगा। अब भोला के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। क्या भोला समोसे बना पाएगा या नहीं? अगली सुबह भोलू भारी कदमों से सेठ के घर की ओर निकला। मन में बस एक ही बात, पैसे वापस कर दूं तो शायद सेठ घर न ले। कुछ ही दूरी चला होगा कि रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे उसे हलचल दिखी। वह रुका। वहां एक बूढ़ी अम्मा टोकरी में कुछ बेच रही थी और 2-3 ग्राहक लाइन में खड़े थे। भोलू उत्सुकता से पास गया। उसने देखा टोकरी में छोटे छोटे समोसे सजे थे। अम्मा, ये कैसे समोसे हैं? इतने छोटे? बेटा, ये गरीब घर के चटपटे समोसे हैं। दिखने में छोटे लेकिन स्वाद में बड़े बड़ों को मात दे दें। तभी पास खड़ा एक ग्राहक बोला, सच कहते हैं भाई, अम्मा के हाथ के समोसे का स्वाद एकदम जबरदस्त। हम तो रोज यहीं से लेते हैं। भोलू की आंखें चमक उठी। अम्मा, एक प्लेट देना, मैं भी चख कर देखता हूँ। 10 रुपए में 2 और 20 के 5 है। कितने के दूं? 10 के दे दो अम्मा। अम्मा ने छोटे समोसे पत्ते की प्लेट में रखे। भोलू ने पहला कौर लिया और जैसे दिमाग खुल गया। अम्मा, ये तो रामपुर के समोसों से भी स्वादिष्ट हैं। इसमें क्या जादू है? बेटा, जब खाने में घर का प्यार मिल जाए ना तो हर चीज चटपटी हो जाती है। भोलू कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला, अम्मा, क्या आप मुझे ये समोसे बनाना सिखा देंगी? मैं भी एक छोटा सा ठेला लगाना चाहता हूँ। अम्मा कुछ सोच में पड़ गईं। उन्हें भोलू की आंखों में सच्चाई दिखी, पर निर्णय लेना आसान नहीं था। बेटा, ये बात इतनी आसान नहीं है। मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी से पूछना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, कल इसी समय यहीं आना। मैं अपनी बेटी से बात करके बताऊंगी तुम्हें सिखाऊंगी या नहीं। भोलू, जिसने कल तक उम्मीद खो दी थी, आज अचानक हल्का महसूस करने लगा। ठीक है अम्मा, मैं कल जरूर आऊंगा। धन्यवाद। भोलू वापस घर की ओर चल पड़ा। दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। शायद उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। अगली सुबह अम्मा अपने छोटे से घर में बैठी बेटी सुमन से बात कर रही थी। सुमन, कल एक गरीब मेहनती लड़का भोलू आया था। वो हमसे समोसे बनाना सीखना चाहता है। क्या हमें उसे सिखाना चाहिए? सुमन ने भौहें सिकोड़ लीं।
अम्मा, सोच कर बोलिए, अगर हमने उसे सिखा दिया तो हमारे ही ग्राहक कम हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? तो क्या उसे मना कर दूं? सुमन कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। अम्मा, हम एक काम कर सकते हैं। हम उसे सिखाएंगे नहीं, बल्कि उसके लिए समोसे बनाएंगे। अरे वाह, इससे हमें घर बैठे कमाई भी होगी और बाहर जाकर धूप में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। ये तो बढ़िया उपाय है। तो तय रहा, भोलू आए तो यही कहना। उधर भोलू उम्मीद से भरा हुआ अम्मा की ओर आ रहा था। उसी समय रास्ते में सेठ मिल गया। अरे भोला राम, इतने दिन हो गए, अभी तक तुम्हारा ठेला नहीं दिखा, क्या हुआ? सेठ जी, आज ही ठेला लगाने वाला हूँ। अगले हफ्ते से आपके पैसे लौटाने भी शुरू कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। सेठ संतुष्ट होकर आगे बढ़ गया। वह जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा, देखा अम्मा आज समोसे बेच नहीं रही थी। अम्मा, आज समोसे नहीं बेचे, कुछ हुआ क्या? आज से मैं समोसे बेचने नहीं आऊंगी बेटा। भोलू चौंक गया। क्या? फिर मैंने जो सोचा था, मेरा ठेला। अम्मा ने सारी बात उसे समझा दी। सुनकर भोलू का चेहरा खिल उठा। अम्मा, मुझे मंजूर है, हम ऐसा ही करेंगे। आप बस समोसे बनाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो ठीक है बेटा, तुम ठेला तैयार करो, मैं अभी समोसे लेकर आती हूँ। कुछ ही समय में भोलू अपना ठेला लेकर आया और अम्मा भी गर्मा गर्म समोसे की टोकरी के साथ। दोनों ने मिलकर समोसे सजा दिए। अब जा बेटा, गांव में बेचो, शाम को कमाई लेकर यहीं आ जाना। भोलू ने गांव के बीचों बीच ठेला लगाया और जोर से पुकारा, आओ आओ, घर के बने चटपटे समोसे खाओ, आओ आओ। लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। पर तभी वही रामपुर वाला समोसा बेचने वाला अपनी रिक्शा के साथ आ पहुंचा। वह बिल्कुल भोलू के पास ही खड़ा होकर चिल्लाने लगा, आओ आओ, रामपुर के मशहूर समोसे, गरम गरम। भोलू यह सब देखता रहा। कुछ ही पलों में लोग रामपुर वाले के सामने भीड़ बनाकर खड़े थे। भोलू निराश हो उठा। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, पर एक भी ग्राहक नहीं, और ये आते ही भीड़ खींच ले गया। कुछ तो करना पड़ेगा। उसने हिम्मत जुटाई और गला साफ करके जोर से चिल्लाया, आओ आओ, सिर्फ 10 में 2 समोसे, घर के स्वाद वाले चटपटे समोसे। अरे भाई, 10 में 2 दे रहा है, चलो जरा चखते हैं। धीरे धीरे लोग भोलू के ठेले पर आने लगे। पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। थोड़ी देर में उसके ठेले पर भीड़ बढ़ गई और रामपुर वाले के ठेले पर धीरे धीरे भीड़ कम पड़ने लगी। शाम तक भोलू के सारे समोसे बिक चुके थे। भोलू ने खुशी खुशी कमाई का आधा हिस्सा अम्मा को दिया। शाबाश बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भोलू शाम को ठेला समेटकर घर पहुंचा तो खुशी से दमक रहा था। माँ इंतजार कर रही थी। माँ, आज सारे समोसे बिक गए और लोग तो तारीफ किए बिना रुक ही नहीं रहे थे। माँ की आंखें चमक उठी। अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, वो भी मेरे बिना। मुझे तुम पर गर्व है। माँ, आप नहीं थी, पर एक अम्मा थी, बिल्कुल आपकी तरह। उन्हीं की वजह से आज हम फिर से उठ पाए हैं। उनके समोसों ने हमारी किस्मत बदल दी। अच्छे लोगों का साथ हमेशा ऊपर उठाता है बेटा। कुछ हफ्तों बाद भोलू गांव का सबसे मशहूर समोसा वाला बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके घर के स्वाद वाले चटपटे समोसे खाने आते। वह रोज कुछ पैसे बचाकर सेठ का कर्ज चुकाता गया। आखिर एक दिन वह सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, ये आपकी आखिरी किश्त। अब हमारा घर हमारा हुआ। भोला राम, तुम मेहनती इंसान हो, तुमको देखकर गांव के और लोग भी सीखेंगे, शाबाश। भोलू की आंखों में खुशी छलक आई। धीरे धीरे मदनपुर बदलने लगा। गांव के लोग भोलू से प्रेरित होकर किसी ने पकोड़े का ठेला लगाया, किसी ने चाय की दुकान, किसी ने दूध का व्यापार शुरू किया। अब गांव रामपुर पर निर्भर नहीं था,
हर घर में मेहनत और आत्मनिर्भरता की नई रोशनी थी। एक दिन गांव वाले भोलू से बोले, भोलू, तूने सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का भाग्य बदल दिया है। अगर रास्ता ना मिले तो खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। और सच में एक गरीब किसान ने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। और इसी तरह कहानी यही समाप्त होती है। आगे और ऐसी दिलचस्प कहानी देखने के लिए कार्टून प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कहानियों में, तब तक के लिए अलविदा। एक समय की बात है, गंगापुर नाम के गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पार्वती और 17 साल की बेटी सोनम रहती थी। रघु बचपन से ही खेती करता आया था। उसे खेती के अलावा कोई काम नहीं आता था। लेकिन इस साल गांव में सूखा पड़ गया था और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि एक दिन पार्वती बोल पड़ी, सुनते हो जी, घर में रात भर के लिए भी अनाज नहीं बचा है, अब क्या करेंगे? चिंता मत कर पार्वती, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। इतना कहकर रघु घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे नदी किनारे पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। वह अंदर जाकर बोला, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी रोज भूखे पेट सोती है, मैं क्या करूं? मेरे पास अब पैसे लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मंदिर से निकलते हुए रघु गांव के सबसे अमीर व्यापारी चौधरी हरिराम के पास पहुंचता है। चौधरी हरिराम बड़ा कुटिल और लालची किस्म का आदमी था। अरे रघुआ, पैसे चाहिए क्या? लेकिन ब्याज दुगना तिगुना लगेगा। रघु बोला, चौधरी साहब, मजबूरी है, बेटी की पढ़ाई भी रुकी है, बस थोड़े पैसे चाहिए। हरिराम मुस्कुराकर बोला, ठीक है, 1000 ले और 1 महीने बाद 3000 लौटाना, वरना जमीन लिखवानी पड़ेगी। रघु ने मन मारकर पैसे ले लिए और घर लौट आया। घर पहुंचते ही पार्वती ने पूछा, अरे ये सारा सामान कहाँ से? कहीं उधारी में तो नहीं? रघु ने शर्मा कर सिर झुका लिया। पार्वती बोली, कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, समय जरूर बदलेगा। उस रात पार्वती ने बहुत दिनों बाद अपनी बेटी की पसंदीदा खिचड़ी बनाई। पूरा घर खुश था, पर रघु के मन में एक ही चिंता, अगले महीने पैसे कैसे चुकाऊंगा। रात गहरी होते ही अचानक घर के बाहर मिट्टी हिलने जैसी आवाज आई। रघु बाहर निकला तो देखा कि गांव की पुरानी बावड़ी से नीली रोशनी निकल रही है। ये कैसी रोशनी? जैसे ही वह पास पहुंचा, चमक बढ़ने लगी और उसके सामने एक दिव्य बाबा प्रकट हो गए। डर मत पुत्र, मैं इस बावड़ी का रक्षक हूँ। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे यहाँ खींचा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने अपने झोले से एक चांदी का चमत्कारी पौधा निकाला। इसे अपने खेत के कोने में लगा देना। 7 दिनों बाद ये ऐसा फूल देगा जो तेरी किस्मत बदल देगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। बाबा यह कहकर गायब हो गए। सुबह होते ही रघु बिना किसी को बताए वह पौधा खेत में लगा देता है। मिट्टी हल्की नीली चमकने लगती है। गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। अरे रघु के खेत में भूत है। नहीं रे, कोई तांत्रिक आया था रात में। रघु किसी को सच नहीं बताता। वह रोज खेत जाकर पौधे को देखता और 7वें दिन का इंतजार करता। 7वें दिन तड़के खेत से तेज रोशनी निकली और पौधे पर एक बड़ा चांदी जैसा चमकता फूल खिल गया था। फूल जमीन पर गिरा और गिरते ही सोने का लाख का टुकड़ा बन गया। हे शिव शंकर, ये तो सचमुच चमत्कार है। इससे तो मैं कर्ज चुका सकता हूँ। रघु जितने की जरूरत थी बस उतना ही सोना लेने लगा। लेकिन एक दिन वही लालची चौधरी हरिराम चुपके से उसके खेत पहुंच गया। वह चिल्लाया, अरे रघुआ, तो ये है तेरे पैसों का राज। और वह लालच में अंधा होकर पौधे की ओर दौड़ पड़ा। रघु बोला, चौधरी जी मत छूइए, बाबा ने मना किया था। हरिराम ने रघु को धक्का दिया और जैसे ही फूल को तोड़ने लगा, पूरी जमीन हिलने लगी। चांदी का पौधा गायब हो गया। हरिराम जोर से गिरकर बेहोश हो गया। तभी आसमान से दिव्य प्रकाश उतरा और बाबा प्रकट हो गए। लालच ने इसे बर्बाद किया है। रघु, तूने लालच नहीं किया, इसलिए ये वरदान सिर्फ तेरा रहेगा।
बाबा ने पौधे को वापस कर दिया, लेकिन चेतावनी के साथ, यह फल सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके दिल में ईमानदारी है। धीरे धीरे रघु का घर समृद्ध हो गया। सोनम की पढ़ाई पूरी हुई। गांव वाले रघु की ईमानदारी की मिसाल देने लगे और आज भी वह चमत्कारी पौधा खेत में खड़ा है, लेकिन वह फल सिर्फ उसी को देता है जिसके दिल में लालच नहीं होता।